ये कहानी है अनुच्छेद 370 के हटने की। एक ऐसा राजनीतिक और संवैधानिक शहमात का खेल जो दशकों से चल रहा था, लेकिन जिसका अंत बस कुछ ही दिनों में हो गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, 2 अगस्त 2019 अचानक एक एडवाइजरी आती है, अमरनाथ यात्री पर्यटक सब कश्मीर घाटी खाली कर दें। फिर 4 अगस्त को कश्मीर के बड़े बड़े नेता नजरबंद, और उसी आधी रात प्रधानमंत्री की गाड़ी एक सीक्रेट विजिट पर राष्ट्रपति भवन पहुंचती है। हवा में एक अजीब सा तनाव था, एक सस्पेंस कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर 5 अगस्त की सुबह वो ऐलान हुआ जिसने 70 साल से चली आ रही एक व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक ऐसा प्रावधान जिसे सब परमानेंट मान चुके थे, वो रातों रात इतनी सफाई से कैसे हटा दिया गया। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, इसके पीछे थी एक बहुत ही गहरी, कई सालों से चल रही स्ट्रैटेजी। और उस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये अनुच्छेद 370 था क्या, और इसे हटाना इतना मुश्किल क्यों माना जाता था। तो देखिए, अनुच्छेद 370 टेक्निकली तो हमारे संविधान में एक टेम्परेरी यानी अस्थायी प्रावधान था, पर यह जम्मू और कश्मीर को एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस देता था। मतलब भारत की संसद के बनाए कानून वहां सीधे सीधे लागू नहीं हो सकते थे, बस रक्षा, विदेश मामले और संचार, इन 3 चीजों को छोड़कर। अब इस आर्टिकल को हटाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार थी, एक ऐसी संवैधानिक पहेली, एक कैच-22 जिसने दशकों तक इसे हटाना लगभग नामुमकिन बना दिया था। और इस पूरी पहेली का जो सेंटर पॉइंट था, वो थी जम्मू और कश्मीर की अपनी संविधान सभा। ये वही बॉडी थी जिसने जेएमके का अपना संविधान बनाया था। और मजे की बात ये कि अनुच्छेद 370 को हटाने की असली पावर भी इसी के पास थी। तो प्रोसेस कुछ ऐसा था कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए पहले जेएनके सरकार की सिफारिश चाहिए, और उसके बाद सबसे जरूरी जेएनके की संविधान सभा की सिफारिश। लेकिन यहीं पर आकर सारा मामला अटक जाता था। क्यों? क्योंकि 1957 में राज्य का संविधान बनाने के बाद यह संविधान सभा तो खुद ही भंग हो गई थी, खत्म हो गई थी। अब आप सोचिए, जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है वो सिफारिश कैसे देगी? नामुमकिन। और इसी वजह से कश्मीर के नेता पूरे कॉन्फिडेंस से कहते थे कि अनुच्छेद 370 को कोई छू भी नहीं सकता। ये एक तरह का परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बन चुका था। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 2014 के बाद एक बहुत ही सधी हुई, बहुत ही लंबी एक शतरंज की बाजी बिछाई जाने लगी। और इस खेल की पहली चाल चली गई 2015 में। एक ऐसा गठबंधन बना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक तरफ बीजेपी, जो हमेशा से अनुच्छेद 370 के खिलाफ थी, और दूसरी तरफ पीडीपी, जो जेएनके के स्पेशल स्टेटस की सबसे बड़ी पैरोकार थी। मतलब 2 बिल्कुल अलग सोच वाली पार्टियां एक साथ आकर सरकार बना लेती हैं। कहते हैं उसी दिन अनुच्छेद 370 को हटाने की नींव रख दी गई थी। तो करीब 3 साल तक ये सरकार चली। फिर जून 2018 में बीजेपी ने अचानक सपोर्ट खींच लिया, सरकार गिर गई। इसके बाद जेएनके के अपने संविधान के हिसाब से राज्य में 6 महीने के लिए लगा गवर्नर रूल, और जैसे ही ये 6 महीने पूरे हुए, दिसंबर 2018 में वहां लगा दिया गया प्रेसिडेंट्स रूल, यानी राष्ट्रपति शासन। और इसी दौरान एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ। जिस रात पीडीपी और दूसरी पार्टियों ने मिलकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश की, उसी रात कमाल की बात है, राज्यपाल साहब की फैक्स मशीन खराब हो गई और उनका दावा कभी पहुंचा ही नहीं। इस एक खराब फैक्स मशीन ने एक नई सरकार बनने की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब देखिए, गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट्स रूल में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकार की सारी ताकत गवर्नर के पास आ जाती है, और जो विधानसभा होती है उसकी सारी लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने की शक्ति वो सीधे सीधे भारत की संसद के पास चली जाती है। मतलब जेएनके की पूरी सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली के हाथ में था। और बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर थी। बिसात बिछ चुकी थी, सारे मोहरे अपनी जगह पर थे, केंद्र के हाथ में पूरी ताकत थी, और अब वक्त था उस संवैधानिक गुत्थी को सुलझाने का जिसे 70 साल से कोई सुलझा नहीं पाया था। 5 अगस्त 2019 की सुबह
भारत के राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272। ये वो मास्टर की थी जिससे दशकों पुराना ताला खुलने वाला था। इस ऑर्डर ने एक बहुत ही चालाकी भरा लेकिन कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा काम किया। इसने अनुच्छेद 370 के अंदर लिखे एक छोटे से फ्रेज का मतलब ही बदल दिया। इसने कहा कि आज से जहां भी संविधान सभा लिखा है उसे राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। बस यही था वो मास्टर स्ट्रोक। और इस एक बदलाव के साथ वो संवैधानिक दीवार जो नामुमकिन लगती थी वो एक झटके में ढह गई। 70 साल पुरानी गुत्थी सुलझ चुकी थी। अब पूरा प्रोसेस बदल गया। अब सिफारिश संविधान सभा से नहीं बल्कि विधानसभा से चाहिए थी। और क्योंकि राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल था तो विधानसभा की सारी शक्तियां किसके पास थी? बिल्कुल सही, भारत की संसद के पास। तो संसद ने खुद को सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने फाइनल ऑर्डर पर साइन कर दिए। बस इसके बाद तो औपचारिकता ही थी। गृह मंत्री ने संसद में प्रस्ताव पेश किया, वो बहुमत से पास हुआ और अनुच्छेद 370 आधिकारिक तौर पर इतिहास बन गया। ये पूरी घटना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास तो थी ही, पर ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब कानून की व्याख्याओं को बदलकर दशकों पुराने प्रावधानों को इस तरह बदला जा सकता है, तो भारत में फेडरलिज्म यानी संघवाद और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं, ये सोचने वाली बात है।